तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रसायन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर की एक काफ़ी लीडिंग कंपनी है। वैसे कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन फिर भी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है और इंडिया की टॉप 10 एग्रोकेमिकल्स कंपनी में से एक कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड, यानी कि जो शेयर प्राइस आज की डेट में कंपनी का चल रहा है उसके हिसाब से इसके शेयर मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से हमें महंगे मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत रसायन लिमिटेड की, तो कंपनी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करती है और मेनली टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स और इंटरमीडिएट्स कंपनी बनाती है। कंपनी 1989 से इस फील्ड में काम कर रही है और 35 साल पुरानी एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। अगर हम बात करें कंपनी के टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड्स बनाती है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स, इंटरमीडिएट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कंपनी बनाती है। दूसरी मेन बात क्या है कि कंपनी हर तरह की क्रॉप के लिए, हर तरह की फसल के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, चाहे वो पैडी है, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, जितनी फसलें इंडिया में उगती हैं सभी के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके बाद बात करें अगर नंबर्स की, तो कंपनी पास में 200 के आसपास डिफरेंट जो है अलग अलग प्रोडक्ट वो रजिस्टर्ड हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के साथ में, यानी कि 200 के आसपास कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से कि कंपनी 100 ब्रांड्स भी होल्ड करती है। तो कुल मिला के बात करें तो प्रोडक्ट भी काफ़ी सारे हैं और ब्रांड भी कंपनी होल्ड करती है, तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट पोजीशन कंपनी इसलिए होल्ड करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड बनाती है, उसमें किससे क्या रेवेन्यू आता है। यहाँ बात करें तो जो कंपनी टेक्निकल ग्रेड के पेस्टिसाइड बनाती है वहाँ से कंपनी को 80% रेवेन्यू होता है। इंटरमीडिएट जो कंपनी बनाती है वहाँ से 15% रेवेन्यू आता है और फॉर्मुलेशन ग्रेड पेस्टिसाइड से कंपनी को 5% होता है। तो इसमें क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि कंपनी जो है मेनली टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड जो बनाती है वहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है। 80% रेवेन्यू सिर्फ इसी सेगमेंट से आता है। तो इसी सेगमेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देना है अगर किसी भी कंपनी इस कंपनी को किसी और कंपनी से कंपैरिजन में जाते हैं। दूसरी बात है कि ज्योग्राफिकली कंपनी कैसा काम करती है, बिजनेस इंडिया में ही है या एक्सपोर्ट में भी क्या है, उसकी बात करें तो ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप अगर कंपनी का हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया से कंपनी को 52% रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल मार्केट से 48% रेवेन्यू आता है, यानी कि लगभग आधा बिजनेस यहाँ पे कंपनी अपना माल बेचती है और आधा एक्सपोर्ट से भी कंपनी को रेवेन्यू आता है। और वो इतना अच्छा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि कंपनी पास में 200 इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपने रजिस्ट्रेशन कंपनी ने कराए हैं अपने प्रोडक्ट के लिए और 60 के आसपास कंट्रियों में कंपनी अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट करती है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी MNCs कंपनी हैं जो ग्लोबली काम करती हैं, उनका एक प्रेफर्ड सप्लायर भी, यानी कि वो इनसे माल खरीद के फिर आगे उनको तैयार करके अपने ब्रांड लगा के बेचते हैं। उसके बाद बात करें अगर नाम की तो कौन कौन से देशों में कंपनी के मेनली माल जाता है, तो ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, इस तरह की सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे कंपनी अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट भी करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक दहेज गुजरात के अंदर और दूसरा मोखरा हरियाणा के अंदर। यहाँ पे दोनों ही प्लांट में कंपनी दोनों ही तरह का माल बनाती है। कंपनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है और इंटरमीडिएट दोनों ही इन दोनों जगह पे कंपनी बनाती है। बात करें प्लांट कैपेसिटी की, तो कंपनी का जो दहेज प्लांट है वहाँ पे लगभग 30,000 मीट्रिक टन पर एनम का जो है वहाँ पे कैपेसिटी है बनाने का, और मोखरा में 4,000 मीट्रिक टन पर एनम का कंपनी यहाँ पे जो पेस्टिसाइड ये बना सकती है। तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी भी है और कंपनी जो है उसको ऑलरेडी यूटिलाइज भी काफ़ी अच्छे से कर रही है। उसके बाद करें अगले मेन पैरामीटर तो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि इस तरह की जितनी भी केमिकल की कंपनियां हैं इनको बार बार रिसर्च करनी पड़ती है और अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने पड़ते हैं, तभी वो बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएगी। अदरवाइज पुरानी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वो कंपटीशन में ज़्यादा आता है। यहाँ बात करें तो इसके पास भी काफ़ी अच्छी R&D फैसिलिटीज़ हैं। जो कंपनी के 2 प्लांट हैं, दोनों ही प्लांटों में कंपनी ने सर्टिफाइड अपनी लैब बनाई हुई है और वहाँ पे अपनी रिसर्च एंड एक्टिविटी कंपनी काम करती है और कंपनी ने 5 से 6 करोड़ रुपये लगभग हर साल जो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ पे भी खर्च जो है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो कंपनी जैसे हमने देखा कंपनी काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड भी होल्ड करती है, प्रोडक्ट भी कंपनी हर तरह की फसलों के लिए बना रही है, इंडिया में भी अच्छा बिजनेस है और साथ साथ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा जो एक्सपोर्ट भी कंपनी कर रही है। तो कुल मिला के सब देखें तो बिजनेस वाइज हम लोग काफ़ी अच्छी कंपनी आज के में दिखाई
दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें और ज़्यादा डिटेल कंपनी के बारे में मिल सके। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ, जिससे हमें थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता लग सके। और सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू या सेल्स। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से जो कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स है काफ़ी स्टेबल रहा है। मतलब 2019 में 1000 करोड़ के आसपास, फिर 1200 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1300, फिर 1234 2023 के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर डिक्लाइन कहीं नहीं है। कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी स्टेबल तरीके से चल रहे हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 9% के CAGR से यहाँ पे अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो ग्रोथ तो आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं है। लगभग बराबर से यहाँ पे नंबर्स हमें पिछले 5 साल में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, 19%, 22% तक भी गया है। 2023 में जरूर थोड़ा कम हो गया 16% का, लेकिन फिर भी देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है, स्टेबल रख पा रही है। और इस समय ये पता लगता है कि कंपनी अपनी जो भी इनपुट कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, और साथ साथ अपनी जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट की उसको भी कॉम्पिटिटिव रख पा रही है। इसीलिए कंपनी के पास में अच्छा एक स्टेबल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर नहीं है। उसके बाद करें नेक्स्ट पैरामीटर की, तो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखें तो 2019 में 112 करोड़ रुपए, फिर काफ़ी 4 साल तक बढ़ा, और फिर 2023 में फिर से 131 करोड़, थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले कम आ गया है। तो पिछले 4 साल से तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन 2023 में फिर से थोड़ा सा ये भी कम आया है। और यहाँ भी देखें तो 5 साल के प्रॉफिट का जो ग्रोथ हमें CAGR दिखाई दे रहा है वो 7% का है। तो वही सेम, जैसे सेल्स भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज में नहीं बढ़ी है, तो प्रॉफिट भी काफ़ी स्टेबल सही है, और 7% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर तो नहीं है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे देखें तो 2019 में कंपनी को नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था 100 करोड़ का, और 2022 में भी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया है। अब छोटी कंपनियों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको बार बार एक्सपेंशन अपने करने होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, तो उसके लिए बार बार उनको अपना जो कैश होता है वो यूटिलाइज करना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर। इसलिए कई बार कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो नहीं रह पाता। यहाँ पे देखें तो 5 साल में 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया है, जो थोड़ा सा अभी कंसर्निंग एक हमारा रहता है, क्योंकि जो फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वही पैसा कंपनी एक्चुअली कमाती है। बार बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो जाता है तो वो कंपनी जो है अभी वो एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं मानी जाती है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और डिविडेंड तो कंपनी देती नहीं है, 0% आ रहा है, बस 2019 में 1% दिया था। अदरवाइज देखें तो डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही बात है, अभी स्मॉल कैप कंपनी है, बिजनेस बढ़ाना है, तो बार बार पैसा जो वो बिजनेस में यूज़ करते हैं बजाय डिविडेंड पेमेंट करने के। इसके बाद करें नेक्स्ट पैरामीटर की, तो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और जैसे हम हमेशा बात करते हैं डेट बाय इक्विटी रेशो में ये पता लगता है कंपनी लोन कितना लेकर अपना बिजनेस कर रही है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और यहाँ बात करें तो 0.08 यानी कि लगभग जीरो के आसपास कंपनी का डेट है। कोई कंपनी डेट होल्ड नहीं करती है, सारा सारा अपना पैसा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक अच्छी कंपनी के लिए, छोटी कंपनी के लिए। सारा पैसा अपना यूज़ करिए, कोई खास डेट नहीं है, तो कोई लोन का इंटरेस्ट का कोई भी बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कंपनी कितने अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी आया था 16% का, और पिछले 5 साल के यार देखें तो वो भी 24% की है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पर काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो कुल मिला के हम सारे अगर पैरामीटर देखें तो अच्छे ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी की सेल्स भी ग्रो हुई है, प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं आई है। लेकिन फिर भी कंपनी का ROE बहुत अच्छा है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो अच्छा है, बस थोड़ा सा अभी फ्री कैश फ्लो मेंटेन कंपनी उतना नहीं कर पा रही है। तो कुल मिला के बात करें तो फाइनेंशियली भी ठीक ठाक कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन प्राइस हमें कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, कंपनी कितना जो अर्न करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यूएशन आ रही है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का मेथड, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया है बजाय नेट प्रॉफिट के। क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी को होता है, लेकिन बार बार अगर उसको पैसा वापस बिजनेस में लगाना पड़ता है तो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पाता, जो कि एक्चुअली असली कमाई होती है किसी भी बिजनेस की। तो यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का डेटा,
तो 2021 में 140 करोड़ रुपए कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल थे, 2022 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था 121 करोड़ का, और 2023 में 190 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था। अब कभी प्लस कभी माइनस, तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो इनको तीनों का एवरेज लेके उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 साल के फ्री कैश फ्लो एवरेज आता है 70 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 70 करोड़ रुपये हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है पिछले 3 साल जो हमने एवरेज लिया है। अब इस 70 करोड़ रुपए की जो असली कमाई है, इसके ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं, तो इस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन निकल के आती है 3500 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम 3500 करोड़ रुपए भारत रसायन लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो 70 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करके देगी। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। अब हमें पूरी कंपनी तो अभी नहीं खरीदनी है, कुछ शेयर्स हमें चेक करने हो सकते हैं, तो हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो उसके पर शेयर की वैल्यूएशन आती है, और पर शेयर की जो कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है वो आ रही है 8100 रुपये। यानी कि 8100 रुपये पर शेयर फेयर प्राइस कंपनी का निकल के आता है कि कंपनी इतना पैसा जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से 8100 रुपये पर शेयर पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम फेयर प्राइस पे कंपनी को खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन फेयर प्राइस का मतलब क्या है कि हम पूरा पैसा देके इस चीज़ को खरीद रहे हैं। अब जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने रिकॉर्ड चेक किया है, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो बीच बीच में आ रहे हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम पूरा पैसा देके कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एक रिस्क में आ जाएंगे, और कुछ भी कल को हुआ तो प्राइस गिर सकते हैं और फिर हमें नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या आता है कि जो भी कंपनी की फेयर प्राइस है उसके 50% पर उसे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाला रिस्क है उसको अच्छे से हम मैनेज कर सकें। तो 8100 रुपये हो गया कंपनी का फेयर वैल्यू, उसका 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 4050 रुपये। यानी कि अगर हम 4050 रुपये पर शेयर हिसाब से भारत रसायन लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पे खरीदेंगे, और साथ साथ जो हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो 4050 रुपये तो हमारा एक डिजायर्ड प्राइस होगा कि ठीक है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ठीक लग रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आप बता दें, आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 9170 रुपये। यानी कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकाली थी 8100, उससे भी ऊपर लगभग 115% के आसपास जो है कंपनी के जो शेयर हैं वो ट्रेड करें, यानी कि 15% का ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो सीधी सी बात है कि हमें तो फेयर प्राइस पे भी नहीं खरीदना है, हमें तो मार्जिन सेफ्टी के साथ खरीदना है। तो अगर 9170 फेयर वैल्यू से भी ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कंपनी में सही टाइम आज की डेट में नहीं है। लेकिन जैसे हमने सारी डिटेल चेक करी है, कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट पोजीशन अच्छी है, और स्मॉल कैप की कंपनी है। अब स्मॉल कैप की कंपनी में मुझे क्या ज़्यादा लगता है कि कंपनी में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है शेयर प्राइस में। तो अगर हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और ध्यान रखेंगे, और अगर हमारे डिज़ायर प्राइस के आसपास इसका शेयर प्राइस आता है तो बिल्कुल हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के बेस नहीं, आप अपना भी थोड़ा होमवर्क कीजिए और देखिए कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो बिल्कुल हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, अगर हमारे डिज़ायर्ड प्राइस के आसपास आती है। अगर बाई चांस नहीं भी आता तो और बहुत सारी कंपनियां उनको चेक कर सकते हैं, और जो कंपनी में फेयर प्राइस से नीचे मार्जिन सेफ्टी के साथ मिलेगी उसी में इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमें लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा होगा। तो अभी आपको इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।